यूटीयू यूनिवर्सिटी के, आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें उत्तराखंड को, आप कहाँ पाते हैं? उत्तराखंड की स्थिति को देखकर, उत्तराखंड के अगर हम आंकड़ों की बात करें शिक्षा के लिहाज से, हालांकि बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का जो फैलाव हो, और उस दिशा में उत्तराखंड एक बेहतर पोजीशन में दिखाई भी देता है साक्षरता दर को अगर हम देखते हैं। अभी की जो परिस्थितियाँ उसको आप कैसे देखते हैं? आप माइक ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया और उच्च शिक्षा के बारे में बात करने का दिया। आपका जो प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं आपको ये वस्तु स्थिति बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, बहुत ही सारांश में, और फिर राज्य में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करूँगा जी। अगर आप पूरा इतिहास देखें तो आज से लगभग 86 साल पहले लॉर्ड मैकाले ने इस देश में शिक्षा नीति को लागू कराया था। अब बहुत बड़ा दस्तावेज था, लेकिन अगर उसको 2 वर्ड में कहना है तो उसको बताऊं, उसका मुख्य उद्देश्य था नंबर 1 कि जो इस गौरवशाली गौरवमयी देश की जो पुरातन शिक्षा पद्धति थी उसको कम करना, और दूसरी थी कि हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तानी लगे लेकिन उसका मस्तिष्क जो है वो अंग्रेजियत से भरा रहे। तो ये मेन लक्ष्य था उस शिक्षा नीति जहां से हमारे देश में ये शुरुआत हुई। अब उसके बाद भूपेंद्र अरोड़ा जी हमारे बीच में आ गए हैं। हम चर्चा को आगे उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो काफ़ी मंथन और काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बात आई। तो 1986 में हमको पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली, लेकिन जिस गति से हमने शिक्षा के क्षेत्र में और साक्षरता दर को बढ़ाना था उसमें हम पहुंच नहीं पाए जो हमने कल्पना की थी। तो आया कि समग्र शिक्षा कैसे हो, तो हमारे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पूरी दुनिया ने 193 देश हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने सराहा कि भारत में सबके लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में लागू किया, और इस क्रांतिकारी के परिवर्तन के बाद जो हमारी वैश्विक महाज्ञान शक्ति बनने की कोशिश थी उसको ध्यान में रखते हुए 2020 अगस्त में ये नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ। अब नई शिक्षा नीति में क्या हुआ, इसमें ये देखा गया कि मैकाले ने कहाँ पर हमको खंडित करने की बात करी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे विचार, हमारे आचार, तो भारतीय मूल्यों, इंडियन वैल्यूज। तो जो ये नई शिक्षा नीति बनी उसमें 4-5 ही मुख्य कारण थे, भले उसमें कई किताबों में आपको पूरी किताब ही मिल जाएगी, लेकिन मैं बहुत नट सेल में बताऊंगा कि भारतीय मूल्यों के आधार पे, बिल्कुल, भारतीय कला के आधार पे, भारतीय भाषा के आधार पे, भारतीय संस्कृति के आधार पे और भारतीय ज्ञान के आधार पे इस शिक्षा नीति का उद्भव हुआ। अब सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं आपके प्रश्न पे आ जाता हूँ। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ वक्त लेकर बात करेंगे। तो उसके आगे मेरे साथी बात करेंगे। प्रोफेसर राजेश बहुगुणा, आप कुलपति हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के। अगर हम इस वक्त देखते हैं शिक्षा को, शिक्षा पद्धति को, बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है। जो एक हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे हम थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन अब चूंकि कोरोना ने, चूंकि हम नहीं भूल सकते कि शिक्षा को बहुत हद तक प्रभावित किया है कोरोना काल ने, डिजिटलाइजेशन का दौर आया, अब
नवसंचार आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो एक क्लासरूम की पढ़ाई थी, जो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का आना जाना था और फिर टीचर सामने बैठा है और फिर बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट अलग होता था। आपको क्या लगता है इस कोरोना ने शिक्षा को कैसे बदला, यूनिवर्सिटीज़ पर इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ा? धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और वास्तव में जो कोरोना काल है, इसमें परिवर्तन नहीं, मैं कहूँगा कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिनको कि हम शायद सोच भी नहीं सकते थे। 23 मार्च को जब सबसे पहले विश्वविद्यालय बंद हुए और कोरोना काल प्रारंभ हुआ, तो हम एक ऐसे जंक्शन पे खड़े हुए थे जहाँ कुछ कक्षाएं हो चुकी थी, कुछ बच्चों के इम्तिहान हो चुके थे, कुछ बच्चे अभी इम्तिहान देने के लिए बाकी थे और एकदम लॉकडाउन लग गया। जी। वो एक ऐसा दौर था जब विश्वविद्यालयों को ये सोचना पड़ा कि आखिर ये शिक्षा पूरी कैसे की जाएगी। जी। उधर बच्चों को ये सोचना पड़ा और पेरेंट्स को ये सोचना पड़ा कि ये शिक्षा कैसे लेंगे। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया, विश्वविद्यालयों का अपग्रेडेशन हुआ। जी। आज उन्होंने उन संसाधनों को विकसित किया, रादर विकसित करने पे मजबूर हो गए, जिनकी बदौलत कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। सवाल ये नहीं था कि क्या ऑनलाइन क्लास अच्छी है या रजिस्टर या ब्लैक बोर्ड अच्छा है, सवाल था उस वक्त सर्वाइवल का कि कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। तो कोरोना काल समाप्त होने के बाद अब जब सामान्य दौर आ गया है, विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर हम हर विश्वविद्यालय अपना एक ERP सिस्टम डेवलप कर ले, जैसा कि हमने उत्तरांचल विश्वविद्यालय में कर लिया है, तो सारी की सारी शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन बराबर चल सकती है। हम किसी भी ऐसे घड़ी के मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे कि कभी भी हम ऑनलाइन भी जा सकते हैं और ऑफलाइन भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन आया और साथ साथ जो विद्यार्थी थे उनकी सोच में तब्दीली आई। जी। उन्होंने अब आज विद्यार्थी को ये लगता है कि अगर मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा हूँ, इवन वो स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि जहाँ तमाम इन्वेस्टमेंट होंगे वहाँ एक इसका अच्छा लैपटॉप भी होगा, अच्छा सिस्टम भी होगा इसके पास, ताकि ये अपनी रिसर्च कर सके और अगर जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन बिल्कुल कर सके। ठीक है, एक बड़ा परिवर्तन। ठीक है। भूपेंद्र यादव जी, देखिए यहाँ पर बात हो रही है बच्चों के एडवांसमेंट की, लेकिन सवाल देखिए यहाँ भी आकर खड़ा हो जाता है कि कितने पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इन सब चीज़ों में। आप एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बच्चे हैं, आबादी के लिहाज से जो आपके स्टूडेंट्स हैं उसके लिहाज से, और ये पहाड़ी इलाका, बहुत सारी दिक्कतें, चाहे वो टेक्निकल कहें, इंटरनेट की सुविधा हर घर तक नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चों को मैनेज रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसा रहा ये सफ़र अभी तक का? थैंक यू। फर्स्टली तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा इस इवेंट को अंजाम दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ एंड मेरे साथ सब लोग एक लर्नर्ड पीपल यहाँ पर हैं। जहाँ तक आपका सवाल था कि उस दौर में अगर जो हम लोग फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं पेरेंट्स के लिए, या रिमोट एरियाज़ में हमारे पास इंटरनेट सुविधाएं, ये रियलिटी है कि हम कुछ भी कर लें, ऑनलाइन एजुकेशन शायद कभी भी हम वो नहीं दे सकते जो एक बच्चा क्लासरूम में लेने आया है, क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के बिना इंडस्ट्री कुछ नहीं देगी स्टूडेंट को। ये रियलिटीज़ हैं। और जैसे सर कह रहे थे अभी के भी, उसमें हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। हम ऑनलाइन के अलावा हमारे पास कोई था सिस्टम कि चलो कहीं तो शुरू करें। हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर कॉलेजेस ने अपने आप को, यूनिवर्सिटीज़ ने अपग्रेड किया, क्लास रूम उनके लिए दिए ऐसे कि ऑनलाइन क्लासरूम दिए जाएं। बट ये रियलिटीज़ हैं, उसमें केवल 60% लोगों को एजुकेशन मिल पाई, 40% बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पाई। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि बहुत से बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं महरूम रह गए इस चीज़ को। मैं इसी के बारे में जवाब दूंगा। इसीलिए हमारे वहाँ से सेंटर से कोई भी जो हमारी यूनिवर्सिटी है प्रमोट नहीं किया गया बच्चे को कि हम प्रमोट कर देते हैं। जैसे हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दे वर नॉट प्रमोटेड। उन्होंने कहा एग्जाम होगा बट डिले होकर एग्जाम होगा, और जब स्टूडेंट दोबारा से कॉलेज में आएगा हम उसको 30 डेज ऑल द डे क्लास दी हमने, चाहे वो संडे था, इवनिंग था, हमने उनको क्लासेस दी, दे कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और तब जाकर हमने उन एकेडमिक्स उनको पूरे कंप्लीट किए। और आज भी हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे कि न्यू नॉर्मल वर्ड अच्छा है आज की डेट में, हमने इसके ऊपर दोबारा से स्टडी जो शुरू की कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। हम लोग जो सबसे ज़्यादा इस समय वर्क कर रहे हैं दैट इज़ ऑन प्रैक्टिकल।
थ्योरी तो बच्चा फिर पढ़ लेगा, बट प्रैक्टिकल के ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है डॉक्टर यशपाल, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, पहले भी मैंने कहा कि कोई भी संस्कृति जो है वो उस राज्य की पहचान है। आपको क्या लगता है, संस्कृति के लिहाज से उत्तराखंड बहुत समृद्ध है? हर घर में, अगर हम घरों में भी एंट्री करते हैं तो वहीं से शुरू हो जाता है, कला जो है, संस्कृति जो है, उसकी झलक वहीं दिखनी शुरू हो जाती है, घर की लिपाई में, या फिर जो कलाकृतियाँ महिलाएं बनाती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें छूट रही हैं, संस्कृति से लोगों की दूरी, जो कल्चर है, हमारी जो लोक कलाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही हैं। आप इस लिहाज से उत्तराखंड को कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपका। यहाँ पे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है। मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे क्लियर करके, मैं गढ़वाल के परिक्षेत्र से आता हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा जन्म गढ़वाल से ही हुआ है, और संस्कृति को मैंने बड़े ही करीब से देखा है। चाहे वो खेतों में धान की वो रुपाई करना हुआ, चाहे खेतों से वो मंडवा इकट्ठा करना हुआ, तो ये सब मैंने बहुत करीब से देखा है। लेकिन पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा कि गांव की तरफ लोगों का रुख जो है वो बहुत कम हो गया है। बहुत दुख भी होता है और कुछ करने की चाह भी होती है, और कुछ करने की चाह के पीछे ये होता है कि लोगों को किसी तरह से मैनेज किया जाए, लोगों को किसी तरह से शिक्षा दी जाए कि भाई अपना गांव नहीं छोड़ना चाहिए। वो संस्कृति जो है, वो संस्कृति इतनी हमारी रिच है कि उसको छोड़ना हमारे लिए नुकसानदायक है, और वो हो भी रहा है। आप ये देख रहे होंगे कई उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने गांव को छोड़ना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना चाहिए। प्रेजेंट सिनेरियो जो वर्तमान स्थिति है, उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकारें, जो हमारी सरकारें हैं, या जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, या जो हमारे शिक्षक हैं, या जो हमारे लोग भी हैं जो इन सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो सब इस दिशा में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की नीयत में कहीं कहीं थोड़ा सा खोट जरूर है, सोच में बदलाव। बिल्कुल खोट जरूर है। वो अपने गांव नहीं जाना चाहते हैं, वो बल्कि देहरादून या किसी ऐसे प्लेन जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको पूरी सुविधाएं मिले। बिल्कुल यही सोच में परिवर्तन कहीं ना कहीं आया है। क्योंकि सस्टेनेबल कुछ चीज है नहीं। हाँ। सस्टेनेबल जो टिकाऊ चीज थी वो पहले थी, लेकिन अब टिकाऊ चीज कोई रखना नहीं चाहता उसको। प्रोफेसर AP गर्ग, शिक्षा और संस्कृति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप चूंकि गहराई से बहुत से शोध पत्र आपने पढ़े हैं, आपने अच्छा इस पर रिसर्च किया है, आप आज उत्तराखंड को किस स्थिति में देख रहे हैं, अगर हम शिक्षा और संस्कृति की बात करें? थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरा उत्तराखंड से और शिक्षा से 45 वर्ष पुराना नाता है। मैं CCS यूनिवर्सिटी में था, प्रोफेसर इन हेड, तब उत्तराखंड यूपी में ही आता था। श्री गढ़वाल यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड थी। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी भी देश का सत्यानाश करने के लिए उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दीजिए। यही अंग्रेजों ने किया। आप पूरी मैकाले की पद्धति को देख लीजिए कि दे हिट द कल्चर। और अब जो आपकी NEP 2020 आई है, NEP 2020 का मेन मकसद ये है कि भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएं। स्किल्ड एजुकेशन, अगर आप देखते हैं कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल नहीं है। इसलिए NEP 2020 के अंदर स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। दूसरी बात जो बहुत अच्छी है NEP 2020 के अंदर, वो है एंट्री एंड एक्सिट पॉलिसी। तीसरी बहुत अच्छी बात है कि ये इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है, स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है। चौथी अच्छी बात है कि ये रिसर्च सेंट्रिक पॉलिसी है। और रिसर्च सेंट्रिक कौन सी? जो लोकल नीड्स हैं। अगर मान लीजिए उत्तराखंड की नीड है कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ जो फॉरेस्ट में आग लगती है उस पर काबू हो, तो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर। भारत के अंदर बाढ़ आती है, बाढ़ को नियंत्रण की नीति है। भारत के अंदर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नीति है। अगर आप पूरी एजुकेशन पॉलिसी को NEP 2020 को, मैं आपके इस मंच से गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इसका 60% भी सही क्रियान्वयन करते हैं, 60%, 100% तो पॉसिबल नहीं है। I can have a bet. Even if you implement 60%, then
80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी एम्प्लॉयबल। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो स्किल एजुकेशन है उसको देना ही हमारे लिए सबसे बड़ा कठिन है कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब देखिए, जैसे मेरे शहर में मेरठ में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी विशेषता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को आना चाहिए कि 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिसमें जिस सब्जेक्ट की विशेषता है वहाँ पर वो स्किल ओरिएंटेड कोर्स को स्ट्रेंथन करे। और मेरी यूनिवर्सिटी का छात्र दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके करे, दूसरी यूनिवर्सिटी का छात्र मेरी यूनिवर्सिटी में आके करे। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर, और इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का माइंडसेट प्रभावित होता है। यस यस। सवाल क्या है कि हमने एक पॉलिसी ला दी, एक डॉक्यूमेंट ला दिया, हमने उसको मार्केट में छोड़ दिया, हमने वाइस चांसलर्स के ऊपर, शिक्षाविदों के ऊपर छोड़ दिया, अब आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। बट द क्वेश्चन इज कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आप कितना फंड देते हैं? बहुत फंड देते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सामने तो स्ट्रगल का सवाल है। कोरोना पीरियड में तो और बड़ा स्ट्रगल आ गया। बिल्कुल। और उस स्ट्रगल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहते हैं हम रिसर्च भी करें, पैसा रिसर्च के लिए भी अपने आप डेवलप करें, शोध पत्र छापने के लिए भी दें, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के आपने मल्टीपल चैनल्स लगा रखी हैं जहां पर आपका इवैल्यूएशन होता है। नेक इवैल्यूएशन अलग है, NIRF अलग है, BCI अलग है, NCT अलग है, AICT अलग है, सो मेनी थिंग्स। हालांकि NEP 2020 में देयर इज ए इंडिकेशन कि देयर विल बी ओनली वन चैनल, बट द क्वेश्चन इज दैट इम्प्लीमेंटेशन। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप हिंदुस्तान के लॉ को ले लीजिए, हिंदुस्तान की एग्जीक्यूटिव को ले लीजिए, हिंदुस्तान के सिस्टम को ले लीजिए। वी आर हैविंग वंडरफुल सिस्टम ऑन पेपर, वंडरफुल सिस्टम ऑन पेपर, बट इन एग्जीक्यूशन वी आर वेरी लैकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं शोभित यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा हूं मैं 3 साल, जिस समय ये कोरोना आया, माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर हूं, तो मैंने उसी समय ये अंदाजा लगा लिया था कि ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जाने वाला नहीं है, ये सालों में जाएगा। क्योंकि 1918 के अंदर हमने स्पेनिश फ्लू पढ़ रखा है और हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाते हैं। मैंने शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 17 मार्च से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, 17 मार्च से, जबकि 23 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ था, 14 मार्च को हमारा कन्वोकेशन था, और हमने पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सारी ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन हमने परीक्षा की। 3 हमारे एग्जामिनेशन होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर, ऑल 3 एग्जामिनेशन ऑनलाइन। नो स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन एंड नो स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत ये प्रमोशन जो हो रहा है अचानक से बच्चों का, ये कहीं ना कहीं दिमागी रूप से ग्रोथ नहीं। एंड एग्जामिनेशन यू नो, आई हैव ए डिफरेंट आइडिया, क्योंकि जब NEP 2020 की फ्रेमिंग हो रही थी तो सारे वाइस चांसलर्स को बुलाया गया था। हमारे निशंक जी जो यहाँ से थे उत्तराखंड से, PP ध्यानी जी का भी ले लेते हैं कमेंट। देखिए, बहुत बेहतर और बहुत गहन मुद्दा उठाया गया है स्किल एजुकेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और सबसे बड़ा सवाल इम्प्लीमेंटेशन। जब किसी चीज़ को लागू ही नहीं किया जाएगा तो उसका फिर फायदा क्या है? इससे कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रभावित कौन होता है? बच्चा प्रभावित होता है, जो स्टूडेंट है वो प्रभावित होता है। उसके माइंडसेट को किस हद तक ये चीज़ें प्रभावित करती हैं? आपका इस पर रिसर्च क्या कहता है कि कैसे उस चीज़ से ओवरकम किया जाए? देखिए, मैं अपने साथियों को सुन रहा था और कुछ बातों पे मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखता हूँ। देखिए, जब कोरोना का पीरियड आया तो देयर वाज ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती आई कि ऑनलाइन मोड में कैसे जाएं, और हमने इस थ्रेट को स्वीकार किया क्योंकि परिस्थिति ने हमको एडेप्टेशन की ओर धकेला। तो क्या हुआ, पहले पहले कुछ संघर्ष हुए, लेकिन आज ये मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग हुआ, बहुत ज़्यादा तक पहुँच गए, 100% नहीं पहुँचे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए, ऑनलाइन इवैल्यूएशन हुए, ऑनलाइन हुए, और बच्चों को जो एक कंसेप्ट था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में चीटिंग की संभावना भी होती है कुछ में, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने स्टेट में पहली बार लाइव ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया, जिसमें हर 2 सेकंड के बच्चे का रिकॉर्ड है, और वो टोटलिटी में एनालाइज होके लगता है
कि इसने साउंड सुनी, आवाज़ सुनी, इतना परफेक्ट सिस्टम हुआ जिसको कि पूरा अप्रिशिएट किया गया। तो शिफ्ट हुआ, हम एडेप्ट हुए, और अभी भी हम लोगों ने कोई प्रमोट नहीं किया, ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन कर रहे हैं। नंबर 1, ये बात मैं थोड़ा रखूँगा। दूसरी बात जो अब आ रही है कि आप देखिए कि अब हमें आगे करना क्या है। इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, सन 22 से हमें उसमें जाना है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट का देखिए, मैं कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ। आज हमारे उत्तराखंड में 104 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं, 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि हर महाविद्यालय में 4G नेटवर्क का जियो टावर स्थापित हो गया है। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई? ये अपॉर्चुनिटी आई, हर जाहिर तौर बच्चे पर ये को- उपलब्धि आई। हाँ, इस पर हम प्रोफेसर राजेश बहुगुणा से भी कमेंट ले लेते हैं। देखिए, सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर बहस तो है ही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चे पर इम्पैक्ट कितना हुआ, स्टूडेंट पर उसका इम्पैक्ट कितना हुआ। जाहिर तौर पर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो अब से पहले अनुभव नहीं की थी, लेकिन जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, जो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका जेस्चर है, जो टीचर तुरंत भांप जाता है कि हाँ बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो चीज़ें क्या हम ऑनलाइन होकर उस पर उतना कामयाबी से काम कर पाए? देखिए, ये एक प्रश्न भी है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो कि हमें आज सबके सोचने का विषय है कि आखिर बच्चे ने इसको किस रूप में लिया। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ईमानदारी की बात यह है कि ऑफलाइन जो शिक्षा पद्धति है उसका 100% विकल्प नहीं है। ये मान के चलता हूँ, मैं लॉ का प्रोफेसर हूँ और मुझे इस बात का गर्व भी है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्र महाविद्यालय लॉ कॉलेज देहरादून हमने 1 अगस्त 2002 को यहाँ स्थापित किया था, और सर्वप्रथम 5 साल का कोर्स हम उत्तराखंड में लेके आए थे। तो तब से लेके अब तक मैंने जो देखा है, अगर लॉ की ही बात लेकर के मैं चलूँ आपके साथ में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कोर्ट ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिल्कुल, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, जो प्रैक्टिकली हम बच्चे को सिखाते हैं, वो ईमानदारी की बात है कि वो ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाया, चाहे लोग कितने भी दावे कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और प्रोफेसर साहब ने अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, तो मैं लॉ का प्रोफेसर हूं, इसलिए कहता हूं कि लॉ बनता है, लॉ के साथ एक रूल्स बनते हैं। एक शब्द क्वाइन हुआ है इस कोरोना काल में, हम सब लोग उससे वाकिफ हैं, वो है SOP। SOP वर्ड पहले लोग नहीं जानते थे। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बना है विद एवरी रूल्स, एवरी एक्ट, उसके साथ एक SOP होता है, उसका एक फॉलो अप होता है। अगर रूल बहुत अच्छा है, उसका SOP फॉलो नहीं हो रहा है, तो गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती तो हम लोगों की है, ये बात है। और दूसरी बात जो कोरोना काल में बच्चों में आया है, बच्चों का मैं देख रहा हूँ, एक तो जब हमने ऑफलाइन क्लासेस बुलाई, वो आने के लिए इतने आतुर थे, पेरेंट चाहते थे ठहर जाएं, अभी ना जाएं, पता नहीं क्या हो जाएगा, केरला में ये हो रहा है, तमाम बातें। लेकिन बच्चे मुझे मेल लिख रहे थे, मेरा मेल बॉक्स भर गया, सर हमें वहां बुलाइए। क्योंकि जब आप कॉलेज में रहते हैं, देयर आर सीरीज ऑफ एक्टिविटी, इतनी ज्यादा एक्टिविटी होती है। बिल्कुल, यही तो है ना कि बहुआयामी विकास, वही तो मल्टी टैलेंटेड बनाता है आपको, आपका बिल्कुल सही, हम उससे वंचित हो गए थे। बच्चे का जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो खाली किताबी शिक्षा से नहीं होती है, वो डिबेट कर रहा है, वो मूड कोर्ट कर रहा है, नेशनल इवेंट्स कर रहा है, इवन कल्चरल एक्टिविटी कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, ऑल टुगेदर उसका चौमुखी विकास होता है। हम उससे वंचित हो चुके थे। अब बच्चों में एक नया उत्साह आया है, और ये बात तय है कि अब हम लोग इस तरीके से इसकी वजह से तैयार हो चुके हैं, हमारे संसाधन इतने डेवलप हो चुके हैं। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि बिल्कुल, अब हर चुनौती से निपटने के लिए कहीं ना कहीं तैयार। देखिए, समस्या आई, और समस्या को संकट कहें या चुनौती, फिर शब्दों का फेर है। संकट परेशान करता है, चुनौती उत्साहित करती है। भूपेंद्र जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। अब बच्चों के बहुआयामी विकास को लेकर और ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर यहाँ डिबेट चल रही है, लेकिन आप अपने स्टूडेंट को कहाँ देख रहे हैं? जो उत्तराखंड का स्टूडेंट है, क्या वो नए कोर्सेज डेवलप हो पाए? क्या बच्चे का इंटरेस्ट उस और जा पाया जो एक ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशन होता था? मैडम, जहाँ तक हम लोग वैसे बात कर रहे थे कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की, अगर हम अपने वर्ल्ड की तरफ नज़र करें
तो वर्ल्ड में बहुत पहले ये ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था। और अगर हम इंडियन एजुकेशन डिग्रीज की बात करें, हमें पूरा वर्ल्ड हमारी डिग्रीज को सबसे ज़्यादा इसलिए इज्जत देता है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और कहीं पर भी अगर बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता था तो आज नहीं, कई सालों से ये पढ़ सकता था कहीं पर भी बैठ के। और आज भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी इंडिया में यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के साथ डिग्री दे रही हैं। बट फिर भी हमारे इंडियन कल्चर में ऑफलाइन एजुकेशन को सबसे ज़्यादा रखा। और यही चीज़ थी कि आज हमारे ऊपर जब दोबारा से, जैसे सर बता रहे थे कि स्टूडेंट ऑफलाइन एजुकेशन लेना चाह रहा था, ये रियलिटी है कि ऑफलाइन एजुकेशन होते साथ एक सोच है स्टूडेंट की, ऑनलाइन नहीं उसको एजुकेशन मिल सकती है। और अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो हमारे पास स्टेट के रिमोट एरिया से जो बच्चे पढ़ रहे थे, शायद वो सबसे पहले थे जो यहाँ पर पहुंचने वाले। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कब पहुंचूं यहाँ पर, वो सबसे पहले वेलकम हुए कि सर हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कनेक्टिविटी नहीं थी। जी जी, और बिल्कुल। उस सिस्टम के बाद आज हम ये जरूर, हमारे पास साधन सबके पास है इस समय ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। अगर मैं अपने एक कॉलेज नहीं, मेरे तो मल्टीपल कॉलेजेस हैं, BFIT हो गया, किंगस्टन हो गया, लिब्रा लॉ कॉलेज हो गया, या SSI कॉलेजेस हैं हमारे, हर जगह पर हमने ये पूरे साधन अपने बनाए। बट बेसिक बात ये है कि आज भी स्टूडेंट के माइंडसेट वही है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर बच्चे को लेना है तो ऑफलाइन एजुकेशन के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी प्लेसमेंट की जब बारी आएगी तो ये वर्ड सबसे पहले वर्ड होगा कि डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है कि ऑफलाइन मोड एजुकेशन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एडवांसमेंट से जोड़ के इसको देख सकते हैं हम। प्रोफेसर AP गर्ग, बहुत हमने कोरोना काल में शिक्षा को, शिक्षा पद्धति में बदलाव देखे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे बैरियर्स आए जिनको तोड़ना कभी कभी मुश्किल, कभी कभी नामुमकिन सा लगा। आपको क्या लगता है कि जो बैरियर्स आए, जो हालात हमने देखे, क्या हम अब सही पोजीशन पर हैं? देखिए, आपने बहुत उम्दा प्रश्न पूछा है। जैसे जब ये ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, कोरोना की वजह से हुआ या हम लोगों को मजबूरी में करना पड़ा, वन थिंग इज कि अगर ये कोरोना नहीं आता तो अगले 10 साल में भी हम ऑनलाइन एजुकेशन पे आने वाले नहीं थे। मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। तो मैं तो बहुत कहता हूँ कि कोरोना ने ये हमको देन दी है, वी शुड थिंक इज पॉजिटिव। माइक्रोबायोलॉजी का आदमी हूँ वैसे भी। दूसरी बात, जब हमने देखा कि जो हमारे गांव के अंदर छात्र हैं उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, दिस इज ए फैक्ट। हम कितनी टावर्स लगा लें, जितने भी आप टावर्स लगाने वाले हैं वो सब शहर में लगाते हैं, वो बिजनेसमैन हैं, उनको पैसा चाहिए। बिल्कुल, गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत गांव से में बच्चे हमारे मोबाइल इंटरनेट है ही नहीं। 40 to 50, 60% स्टूडेंट हमारा गांव से आता है। तो हमने तो जो शोभित यूनिवर्सिटी में सिस्टम डेवलप किया था वो ये किया था कि हमने हाइब्रिड मोड में क्लास चलाई। हाइब्रिड मोड में क्लास चलाई, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहे ऑनलाइन पढ़े, जो ऑफलाइन हमारे आ जाए वो ऑफलाइन कर ले। जी। अभी भी हमने 24 जुलाई से सेशन शुरू कर दिया, और 24 जुलाई से सेशन कर शुरू करके जिनके प्रैक्टिकल छूटे थे पिछली साल में, उनके पहले हमने प्रैक्टिकल पूरे कराए, और 16 अगस्त से अब हमने रेगुलर सेशन शुरू किया। जी। तो हमें जब भी कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। बिल्कुल, और अपने यही जीवन Yes. है। समय की थोड़ी कमी है। भूपेंद्र जी, आपसे मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, शिक्षा पर हमने बहुत बात की, संस्कृति का पहलू थोड़ा सा पीछे रह गया इस डिस्कशन में। आपको क्या लगता है किस तरीके के एफर्ट्स की जरूरत है? क्या कुछ और उत्तराखंड में प्रयास किए जाने चाहिए जो कि संस्कृति के लिहाज से समृद्धि और आगे बढ़े? मैं टूरिज़्म का स्टूडेंट हूँ और टूरिज़्म से बहुत क्लोजली संस्कृति जुड़ी हुई है। अभी UNWTO ने भी अपने टूरिज़्म जो उनकी थीम थी उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि भाई टूरिज़्म फॉर इंक्लूजन। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक स्टेक होल्डर जो नीचे वाला है, रिक्शे वाला है या चाय वाला है, उससे लेके और एक एरोप्लेन जो चलाता है, उनके बीच में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उस गैप को हमें फिल करना चाहिए, और संस्कृति को कहीं ना कहीं हमें उसके रिलेशन में जोड़ना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रहा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने बातचीत की। बहुत शुक्रिया आप सभी का। शिक्षा और संस्कृति किसी भी राज्य के लिए नींव है, और वहीं से एक अच्छे राज्य की संभावना हम देखते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे, हम उम्मीद यही करेंगे कि उत्तराखंड का भविष्य शिक्षा और संस्कृति के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन हो, और आप सभी लोगों का जो साथ है, सहयोग है और जो ऊर्जा है वो इसी तरीके से बढ़ती रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सत्र में हमारे साथ शामिल हुए।